का जो टॉपिक है वो है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, कि हम किस तरीके से कनेक्शन करके सीखते हैं। जो थॉर्नडाइक है वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल साइकोलॉजी के एरिया में काफ़ी काम किया है। और जब बात आती है कि एनिमल साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किस साइकोलॉजिस्ट ने किए हैं, तो नाम आता है थॉर्नडाइक का। कि थॉर्नडाइक ने अपना जो एक्सपेरिमेंट का काम किया था वो एनिमल्स के ऊपर किया था। 1898 में इन्होंने अपनी पीएचडी के ऊपर रिसर्च वर्क कर रहे थे। उस समय इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसको बोला था एनिमल इंटेलिजेंसी। कि अपनी पीएचडी के दौरान इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंसी पर काम किया था और फिर ये बताया था कि एनिमल भी सीखते हैं। और जब इन्होंने अपनी इस वर्क को पब्लिश किया था, टोलमैन ने इसको पढ़ा और टोलमैन ने उसमें ये बताया था कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत अपने आप में कंप्लीट है, यानी कि इतना पूर्ण है कि उस समय जो भी मनोवैज्ञानिक आए थे उन्होंने थॉर्नडाइक की थ्योरी को पढ़ा था और जो इन्होंने एक नियम दिया था वो सबने मान लिया था। थॉर्नडाइक ने का कहना है कि सीखना क्या है कि जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वह अनुक्रिया करता है। यानी कि जब भी आपको कोई स्टिमुलस दिया जाएगा तो आप लोग उसको देखकर कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, तो वह रिस्पॉन्स क्या है, आपका कनेक्शन कहलाता है उस स्टिमुलस के प्रति। जैसे आपको कुछ डांस करने के लिए सॉन्ग दिया गया था, आप उस सॉन्ग को सुनते हो और उस सॉन्ग के साथ आपने क्या किया, एक रिस्पॉन्स किया कि आपने डांस करना शुरू कर दिया, तो फिर क्या है, उस सॉन्ग के साथ आपका एक कनेक्शन बन जाता है। इसको कहा जाता है लर्निंग। इस तरह की विचारधारा को संबंधवाद या कनेक्शनिज्म की संज्ञा दी गई है कि जब व्यक्ति के सामने कोई स्टिमुलस दिया जाता है तो वह उस स्टिमुलस को देखकर कोई रिस्पॉन्स करता है और रिस्पॉन्स करने से वह उस स्टिमुलस के प्रति एक संबंध स्थापित कर लेता है, तो इसको बोला गया है संबंधवाद। और जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है कि जब वे अपना पीएचडी का काम कर रहे थे वहां से लेकर 1930 तक और 1930 के बाद से लेकर अब तक। तो पहले क्या है, 1898 में इन्होंने क्या किया था, अपनी पीएचडी का काम कर रहे थे, उस समय से लेकर 1930 तक इन्होंने कौन कौन से नियम दिए हैं लर्निंग के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने अपनी सीखने के सिद्धांत में एक व्याख्या की थी जिसको बोला गया है फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन। ये फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब व्यक्ति के सामने कोई स्टिमुलस हम प्रेजेंट करेंगे तो व्यक्ति उस स्टिमुलस को देखकर कुछ रिस्पॉन्स करेगा। तो ये इसका एक फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन है जिसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। थॉर्नडाइक का कहना था कि पशु या मनुष्य किसी कार्य को प्रयत्न और भूल की प्रक्रिया से सीखता है। यानी कि जब किसी को कोई नया काम करने के लिए दिया जाता है तो वह बार बार प्रयास करता है, प्रयास के साथ साथ वो एरर भी करता नहीं, गलतियां भी करता है और फिर सीखता है। जैसे आपके लिए, आपको टेस्ट के लिए कोई असाइनमेंट या कोई टॉपिक दिया जाता है तो आप उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि ट्रायल करेंगे। फिर क्या है, आपने एक बार उसको पढ़ा लेकिन कुछ गलतियां आपकी रह गई, फिर भी आपका एरर आया है, लेकिन धीरे धीरे आपने कई बार उसको प्रैक्टिस किया है और फिर क्या है, आपके अंदर एक एरर जो आया है उससे आपने सीख लिया कि मैं बार बार चीजें याद कर रहा हूँ और याद करने से इसमें ये गलतियां हो रही हैं। तो आपका लास्ट में क्या रिस्पॉन्स रहता है कि जितनी आप उसको सीखने में ट्रायल लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बाद में गलतियां कम हो जाती हैं। प्रत्येक सीखने की परिस्थिति में प्राणी के सामने एक समस्या रखी जाती है, वह उस समस्या का समाधान करने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। कि आपके सामने कोई पजल्स रख दी है, कोई वर्ग पहेली रख दी है या फिर कोई एक ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम रख दी है जिसको सोल्व करने के लिए आपने बहुत सारी अनुक्रियाएं की हैं। फिर एक ऐसी अनुक्रिया भी आपने की है कि उस अनुक्रिया से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है और बाद में जो व्यक्ति है वह उस क्रिया के साथ एक संबंध स्थापित कर लेता है कि अगर मेरे सामने अगर इन फ्यूचर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो मैं इस तरीके से इसको सोल्व कर दूंगा। यानी कि बार बार उसने ट्रायल किए हैं और ट्रायल से उसकी एक सही रिस्पॉन्स निकल कर आया है और उस सही रिस्पॉन्स के साथ उसने एक कनेक्शन बना लिया है
जिसको सीखना कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया में थॉर्नडाइक ने बोला है कि दो प्रोसेस शामिल होती हैं। पहला होता है सिलेक्शन, दूसरा होता है कनेक्शन। कि पहले हम सिलेक्ट करते हैं, यानी कि बार बार हमने कितनी अनुक्रियाएं की हैं, उन क्रियाओं में से हमने क्या क्या करेक्ट रिस्पॉन्स को चुन लिया कि ऐसी अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आएगी और मैं अगर ऐसी अनुक्रिया करूंगा तो उससे क्या है, मेरा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सही अनुक्रिया क्या होती है? सही अनुक्रिया यानी कि करेक्ट रिस्पॉन्स वो है जिसको करने के बाद उस व्यक्ति को रिइंफोर्समेंट मिलता है। जैसे आप लोगों को मैंने टेस्ट दिया, आपने उस टेस्ट के लिए तैयारी की है, बार बार आपने ट्रायल लिए हैं, एरर किए हैं, लेकिन लास्ट में आपके जो गलतियां कम हो गई हैं, आपने उस टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म किया है और आपको फिर रिइंफोर्समेंट मिला है। तो यहाँ से आपके सामने जो स्टिमुलस था उसके प्रति आपने एक रिस्पॉन्स किया है और सही रिस्पॉन्स करने के बाद आप लोगों को रिइंफोर्समेंट मिला है। तो इस तरीके से ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत बताता है कि एस आर रिइंफोर्समेंट थ्योरी, एस क्या है, स्टिमुलस, आर रिस्पॉन्स, रिइंफोर्समेंट है पुनर्बलन या प्रशंसा। तो इस प्रकार थॉर्नडाइक का जो नियम है उसको एस आर रिइंफोर्समेंट थ्योरी में रखा गया है। जब प्राणी सही अनुक्रिया कर लेता है तो उसके बाद के प्रयासों में इसका संबंध उस विशेष उद्दीपक या समस्या के साथ स्थापित हो जाता है। इस तरह का संबंध स्थापित होते ही सीखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जब जब प्राणी के सामने उस उद्दीपक को रखा जाता है तो व्यक्ति तुरंत ही अनुक्रिया कर डालता है। कि बार बार अगर हम वही स्टिमुलस के सामने रखेंगे तो क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, उसको पता है कि इस तरीके से मैं अगर रिस्पॉन्स करूंगा तो मुझे रिइंफोर्समेंट मिलेगा और मेरे रिस्पॉन्स जो है करेक्ट रिस्पॉन्स में जाएंगे। तो थॉर्नडाइक ने काफी सारे एनिमल्स पर अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, मछली है, बंदर है। और एक प्रयोग उन्होंने ना एक बिल्ली पर किया था और वो बिल्ली का प्रयोग इतना मशहूर हुआ था। जैसे उन्होंने क्या किया था, एक भूखी बिल्ली को लिया और उस भूखी बिल्ली को एक बॉक्स में उन्होंने डाल दिया था और उस बॉक्स का एक दरवाजा था, उस दरवाजे के बाहर भोजन रखा हुआ था। बिल्ली उस दरवाजे के अंदर थी और भोजन दरवाजे के बाहर था। दरवाजे के ऊपर एक टिटकनी लगी हुई थी। तो बिल्ली को ट्रायल दिए गई, तो बिल्ली भूखी थी तो उसने उस दरवाजे को खोलने के लिए काफी उछल कूद की, उसको नोचा, उसको खसोटा, लेकिन जब उसने इतनी सारी हरकतें वो कर रही थी, उस बीच उसका जो पैर है वो उस दरवाजे की जो चिटकनी है उस पर पड़ जाता है। जैसे ही वो दबता है तो दरवाजा खुल जाता है, तो बिल्ली बाहर निकलकर भोजन कर लेती है। तो इस प्रकार उसको कई सारे ट्रायल दिए गए हैं, बार बार बिल्ली को उस बॉक्स में रखा गया, भोजन बॉक्स के बाहर रखा गया। तो जितनी एरर उसने पहले ट्रायल में किए थे, सेकंड ट्रायल में उससे उसने कम एरर किए। जैसे जैसे उसके ट्रायल बढ़ाते चले गए, लास्ट में बिल्ली ने एक ही रिस्पॉन्स को सीखा कि अगर मैं इस टल को पैर से दबाऊंगी तो दरवाजा खुल जाएगा। तो बाद में उस बिल्ली ने कोई एरर नहीं किया, सिर्फ एक रिस्पॉन्स को सीख लिया, दरवाजे खोलने का रिस्पॉन्स। जैसे ही वो उसको बंद किया जाता, वह 1 सेकंड में ही दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती और भोजन कर लेती। तो थॉर्नडाइक ने इस तरह के अनेक प्रयोग किए हैं जिनके आधार पर उन्होंने बतलाया है कि सीखने की क्रिया एक क्रमिक प्रक्रिया होती है, यानी कि ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं और धीरे धीरे सीखने के बाद हम क्या करते हैं, सही रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। थॉर्नडाइक का कहना है कि बिल्ली में सही अनुक्रिया धीरे धीरे कई प्रयासों में स्थापित होती है तथा अनियमित अनुक्रियाएं धीरे धीरे कम प्रयासों में छटती जाती हैं। यानी कि जैसे उसने अलग अलग क्रियाएं की हैं, कभी वह उस बॉक्स के ऊपर उछली है, कभी उसने उसकी जालियों को पकड़ के खींचा है, कभी कुछ किया है, तो क्या है कि उसने की जो अनियमित अनुक्रियाएं थी वो कम हो गई और सही अनुक्रियाएं क्या थी कि उसको चिटकनी को दबाना था, दरवाजा खोलना था। तो यहाँ से उसने सही रिस्पॉन्स करना सीख लिया। तो इसमें उस बिल्ली ने क्या किया है, अपने इंसाइट का सहारा भी लिया है। सच्चाई यह है कि जैसे जैसे प्रयास दिया जाता है वैसे वैसे सीखने की प्रक्रिया अपने आप ऑटोमेटिक और मैकेनिकल होती चली जाती है। अगर बार बार आपको एक ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली और मैकेनिकली उस प्रक्रिया के आदी हो जाएंगे और जैसे ही आपके सामने वो प्रॉब्लम आएगी आप 1 सेकंड में उसका आंसर दे देंगे। तो थॉर्नडाइक ने अपने इस थ्योरी में 3
नियम बताए हैं जो इसके ये प्राइमरी नियम हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और थर्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट। ये 3 आर इन्होंने दिए हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या है कि हम सीखने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आपको कोई काम सिखाया जाता है, जैसे अभी आपका लेक्चर चल रहा है, अगर आप इस लेक्चर के लिए रेडी हैं तो क्या है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। दूसरा ये है कि आपका पढ़ने का मन नहीं है फिर भी आप बैठे हैं, तो आपके अंदर एक खींच उत्पन्न होगी कि आप ये काम नहीं करना चाहते। तो रेडीनेस का मतलब ये है कि अगर आप उस काम को सीखने के लिए तैयार हैं तो आप उस काम को जल्दी से सीख लेंगे। तो लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या बताया है कि इस नियम को थॉर्नडाइक ने एक गुण नियम बताया है, यानी कि प्राइमरी नियम बताया है, और कहा है कि इस नियम द्वारा हमें सिर्फ यह पता चलता है कि सीखने वाले व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में संतुष्ट होते हैं, यानी कि हैप्पी होते हैं, और किन परिस्थितियों में उसमें अनोइनेस उत्पन्न हो जाती है, यानी कि वो उस काम को सीखना नहीं चाहते, खींच उत्पन्न हो जाती है। तो फर्स्ट रीजन क्या बताया है, जब व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तैयार है और उसे वह कार्य करने दिया जाता है तो इससे उसमें संतोष, सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे बच्चे कहते हैं कि हमें अभी बाहर खेलने के लिए जाना है, अगर पेरेंट्स उसको परमिशन दे देते हैं तो वह खुश हो जाता है। अगर वह खेलने जाने के लिए तैयार है लेकिन पेरेंट्स उसको रोक देते हैं तो उसमें संतोष उत्पन्न नहीं होगा, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसमें अनोइनेस आ जाएगा, उसमें खींच उत्पन्न हो जाती है। तीसरा क्या है कि वह बच्चा खेलने के लिए तैयार नहीं है लेकिन पेरेंट्स उसको ये बोल रहे कि तुम बाहर खेलने के लिए जाओ, तो उस समय भी उस बच्चे में अनोइनेस आ जाती है, यानी कि खींच उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ से 3 परिस्थितियां बताई गई हैं कि जब व्यक्ति उस काम को करने के लिए तैयार रहता है और उसी समय उसको वो काम करने के लिए दे दिया जाता है तो वह सेटिस्फाइड होता है। दूसरा है कि कार्य करने के लिए तैयार है लेकिन हम उसको उस कार्य को करने के लिए उसको रोक देते हैं तो अनोइनेस उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है कि वह व्यक्ति तैयार नहीं है लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती उस काम को करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ से उसमें एक अनोइनेस उत्पन्न हो जाती है। इसको बोलते हैं रेडीनेस। कि अगर आपके सामने कोई काम आपको दिया गया है और उस काम को करने के लिए आप तैयार हैं तो ही आप उस काम को कंप्लीट करेंगे, ये होता है रेडीनेस। दूसरा है कि आप तैयार हैं लेकिन आपको करने से रोक दिया जाता है। तीसरा है कि आप रेडी नहीं है लेकिन जबरदस्ती आप पर काम थोप दिया गया है। तो ये 3 इसकी परिस्थितियां बताई गई हैं। सिंपली रेडीनेस का मतलब समझ में शायद आ गया होगा कि जब हम किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमें परमिशन मिल जाती है तो हम वो सीख लेते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि बार बार हम जो अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने से हमारे जो काम हो परफेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि बार बार अगर व्यक्ति मेहनत करता है या वह अभ्यास करता है तो वह परफेक्ट बन जाता है। हिलगार्ड और पावर ने इसको बताया कि अभ्यास नियम यह बतलाता है कि अभ्यास करने से संबंध मजबूत होता है और अभ्यास रोक देने से संबंध कमजोर पड़ जाता है। जैसे अगर आप डेली पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट को तो उससे क्या है, आपने बार बार उसकी प्रैक्टिस की है, जो स्टिमुलस है, जो बुक आपके लिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या है, आपने उसको पढ़कर सीख लिया और बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी जो क्रिया है वो मजबूत बन जाती है। और अगर आप वो अभ्यास नहीं करते हैं, आप पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, तो जो आपकी क्रिया है वो कमजोर पड़ जाती है। जैसे अभी हमारी कुछ दिनों से क्लासेस नहीं लगी थी तो जो आपका क्लास लगाने की जो हैबिट थी, एक्सरसाइज थी, वो कम पड़ गई थी, तो आपकी सीखने की प्रक्रिया मंद हो गई थी। लेकिन अब जैसे ही हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं फिर से, तो आपका जो एक अभ्यास रहेगा डेली क्लास लगाने का, तो इससे क्या है, आपकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी। तो जब हम उस प्रैक्टिस को रोक देते हैं तो उसको बोलते हैं यूजलेस नियम, की अनुपयोग नियम, कि वो हमारे उपयोग के अंदर नहीं है। दूसरा क्या है कि बार बार हम उस पाठ को अगर याद करते हैं, दोहराते हैं, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूज, कि हमने उस काम को या उस समय हम जो खाली थे हमने बार बार प्रैक्टिस की है तो हम उसको यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से 2 नियम यहाँ पर बनते हैं, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज क्या है कि आपने बार बार उस काम के लिए प्रैक्टिस की है, अभ्यास किया है, और लॉ ऑफ डिसयूज क्या है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, उस काम को वहीं के वहीं बंद कर दिया।
इस तरह से अभ्यास नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया मूलतः अभ्यास के कारण ही होती है, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अभ्यास नियम की व्याख्या पर आपत्ति की है। यानी कि कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि प्रैक्टिस से लर्निंग नहीं सीखी जाती, और कुछ ने ये कहा था कि प्रैक्टिस से हम क्या करते हैं, लर्निंग सीख लेते हैं। तो कुछ लोगों ने क्या बोला है कि सीखने की प्रक्रिया सिर्फ अभ्यास के कारण नहीं होती, कि अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम सीखेंगे नहीं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने ये बताया है कि अभ्यास के अलावा इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी होती है। ये इन्होंने ठीक बोला है। गेस्टाल्ट ने ये बात बोली है कि जब तक उसके अंदर इंसाइट नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वह नहीं सीखेगा। लेकिन यहाँ पर थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि बार बार अगर हम एक ही काम की प्रैक्टिस करवाएंगे तो वह व्यक्ति सीख लेता है। तो यहाँ से इसकी आलोचना की गई है। आलोचना में ये बताया गया है कि उस व्यक्ति के अंदर इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, तो ही वह सीख पाएगा। दूसरा नियम ये बताया है कि व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीखता है जिसे बार बार दोहराता है, और उस अनुक्रिया को भूल जाता है जिसे बार बार दोहराया नहीं जाता। जैसे कि बार बार उसने रिस्पॉन्स किया है और रिस्पॉन्स को अगर वो रिपीट करता है तो वह उसको सीखता है, और जिसको रिपीट नहीं करता वह उसको सीख नहीं पाता। तो बिल्ली प्रत्येक प्रयास में एक ही सही अनुक्रिया करती है, यानी कि जब उसका दरवाजे के अंदर बंद किया जाता है तो उसको पता है कि चिटकनी को नीचे दबाने से दरवाजा खुल जाएगा, तो उसने सिर्फ वही रिस्पॉन्स करना सीखा, और बाकी जो गलत अनुक्रियाएं थी वो उसने करनी बंद कर दी थी। सही अनुक्रिया एवं गलत अनुक्रिया का सही अनुपात लगभग अन्य प्रयासों में पर्याप्त ही रहता है। यहाँ से ये बताया गया कि बार बार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जो सही रिस्पॉन्स की अनुक्रिया हम उसको सीख लेंगे। फिर ये बताया गया कि अभ्यास की मात्रा दो अवस्थाओं में समान रहने पर भी किसी एक अवस्था में नॉलेज ऑफ रिजल्ट के कारण सीखने की प्रक्रिया मजबूत हो जाती है। देखो, नॉलेज ऑफ रिजल्ट क्या है कि हमें पहले से ही पता है अगर हम इस काम को सीखेंगे तो हमारा जो एक सीखने की मजबूत की दिशा में जो हम प्रयत्न कर रहे हैं उसको हम सीख लेंगे। हमें पता है अगर हम ये काम करेंगे तो हमें ये रिइंफोर्समेंट मिलेगा कि आपको उस काम को कंप्लीट करने के बाद के रिजल्ट के बारे में पता है, तो अभी हम उस काम को सीख लेते हैं। इसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट, थर्ड नियम इसका क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके सिद्धांत को लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी भी कहा है। कि जो इसका मेन था कनेक्शनिज्म थ्योरी थी, और उसको एसआर रिइंफोर्समेंट थ्योरी में डाला गया है, तो वहां पर इसको एक नाम और दिया गया है, लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी। थॉर्नडाइक के नियम को लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है, कि हम अगर कोई काम करेंगे तो उस काम का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, उस इफेक्ट को देखते हुए वह उस काम को करना सीखता है। किसी कार्य या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में या तो सेटिस्फाई कहलाएगा या फिर अनोइंग कहलाएगा। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसका हमारे ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है तो हम सेटिस्फाइड होंगे। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसका हमारे ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट आता जा रहा है तो हम अनोइंग हो जाएंगे, खीज उत्पन्न हो जाएगी। तो जिससे हमें सेटिस्फाइड होगा, जिससे हमें रिइंफोर्समेंट मिलेगा, हम उस अनुक्रिया को रिपीट करना चाहते हैं। और ऐसी अनुक्रिया जिसको करने से हमारे अंदर एक खींच उत्पन्न होती है, हम उस क्रिया को रिपीट करना नहीं चाहते। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रभाव नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया को इसलिए सीख लेता है क्योंकि व्यक्ति में उस अनुक्रिया को करने के बाद एक सेटिस्फाइड इफेक्ट उत्पन्न होता है। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम को करने के बाद आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आती है, आप संतोषजनक अनुभव करते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो उस नियम को आप बार बार रिपीट करेंगे। तो हिलगार्ड और बावर ने इस नियम की व्याख्या करते हुए कहा है कि प्रभाव नियम में किसी संबंध, यानी कि कोई उद्दीपक और हमारे पास कोई अनुक्रिया है, उसके प्रभाव के आधार पर या तो वो मजबूत हो जाएगा या फिर वो कमजोर हो जाएगा। अगर हम किसी स्टिमुलस को देखकर अगर हम सही रिस्पॉन्स करेंगे तो हमारा बिहेवियर उसके प्रति ज्यादा हो जाता है, हम सही करते हैं। अगर हमें उसका इफेक्ट कम आता है तो हम उसको करना छोड़ देते हैं। इस संबंध, जब संबंध ऐसा होता है उससे व्यक्ति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न होता है, तो संबंध की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, यानी कि हम बार बार उसको करना पसंद करेंगे
और अगर उसका प्रभाव संतोषजनक नहीं होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हमारी जो प्रैक्टिस है उसके प्रति कम हो जाती है। तो इस प्रकार जो स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स के बीच का जो संबंध है उसको क्या बोला गया है कि अगर हमारे सामने कोई स्टिमुलस आता है और हम उसके प्रति जो रिस्पॉन्स करते हैं अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो मेन इफेक्ट कहाँ जाएगा, हमारे सेटिस्फाइंग इफेक्ट पर। अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो ही हम उस काम को करेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे। जैसे बिल्ली ने क्या क्या नुक्रियां की थी, उछल कूद करना था, नोचना खसोटना था। इन क्रियाओं को करने पर उसको कोई भी रिइंफोर्समेंट नहीं मिला। उसको रिइंफोर्समेंट कब मिला, जब उसने अपने पैर के पंजे से उस चटकनी को दबाया है, दरवाजा खुल गया है, तो वह रिस्पॉन्स उसका बढ़ गया। यानी कि उस बिल्ली ने किस रिस्पॉन्स को सीखा, जिस रिस्पॉन्स से उसको इनाम मिला है, जिस रिस्पॉन्स की उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आई है, वो रिस्पॉन्स उसने करना सीख लिया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल करेंगे इसमें।